भैया बहन, आपका दिन आज मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। ये देखिए, संगठित और असंगठित क्षेत्रक का विभाजन। संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक, ये दोनों क्षेत्रकों में किस प्रकार से कार्यों का विभाजन किया गया है, किसको हम संगठित कहेंगे, किसको असंगठित कहेंगे। काम तो सब लोग करते हैं, जितने लोग काम करते हैं वो सब दो ही क्षेत्रक में बटा हुआ है, एक संगठित क्षेत्रक में, एक असंगठित क्षेत्रक में। संगठित क्षेत्र कौन है, असंगठित क्षेत्र कौन है, इसी के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। आपको इसी के विषय में हम बताएंगे। देखिए, आर्थिक कार्यों का विभाजन करने के लिए एक तरीके का हम परीक्षण करते हैं और इस परीक्षण के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि संगठित और असंगठित क्या है। इसी को आज हम जानेंगे। इसे लोगों के नियोजन होने के आधार देखते हैं कि आखिर लोग नौकरी जो करते हैं, काम जो करते हैं, वह किस आधार पर किस तरह के काम करते हैं, किस तरह के शर्त लगा हुआ है उनके काम के साथ, उनके काम करने का शर्त क्या है, क्या कोई नियम, क्या कोई विनियम है जिनके उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है। इसी के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, एक आपको कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। कांता नाम की एक महिला है जो एक कार्यालय में काम करती है। सुबह 9:30 बजे जाती है और शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है, काम करती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में वेतन पाती है। महीने के अंत में उसको पेमेंट मिलता है। वेतन के अलावा वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसको भविष्य निधि मिलता है, उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को काम करने के लिए कार्यालय में नहीं जाती है। इसके साथ साथ वह इस दिन वेतन अवकाश होता है, उस दिन का वेतन मिलता भी है और अवकाश भी रहता है। उसने जब कोई नौकरी प्रारंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र मिला था। उसको क्या मिला था? नियुक्ति पत्र मिला था, जिसमें नौकरी संबंधी निबंध और शर्तों का उल्लेख किया गया था कि इसमें आपको कैसे काम करना है। अब हम आपको एक दूसरी कहानी बताते हैं कमल की। कमल कांता का पड़ोसी है। वह नज़दीक के किराना दुकान में काम करने के लिए जाता है। देखिए, वो किराना दुकान में काम करने जाता है। दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है, रोज कमाता है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और 8 बजे तक काम करता है। 8 बजे काम करके वह आता है। उसे अपनी मजदूरी के अलावा कोई भी भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता है उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी, कोई सवैतनिक अवकाश नहीं मिलता है। अवकाश नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला हुआ है काम करने के लिए, जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियुक्ता उसका जो कमल का जो नियुक्त किया है, कमल को जो अपने यहाँ दुकान पर काम करने के लिए रखा है, उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है। वो कभी भी हटा सकता है। तो ये दो तरह के काम हो गए। एक काम तो कांता ने की और एक कमल ने। अब हम किसको संगठित कहेंगे और किसको असंगठित, ये हम आपको बताते हैं। कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। कांता जो काम कर रही है वह संगठित क्षेत्र का काम है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम या कार्य कहिए स्थान है, माने वह उद्यम या कार्य स्थान है जहाँ पर रोजगार की अवधि नियमित होती है। वहाँ काम करने का समय निर्धारित है, 9:30 बजे से 5:30 बजे तक। एकदम इससे न अधिक करना है न कम करना है। इसीलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है।
ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होता है। पंजीकृत का मतलब होता है कि सरकार ने उसको रजिस्ट्रेशन दिया है। उन्हें सरकारी नियम और विनियमों का पालन करना होता है। सरकार के सारे नियमों का वो पालन करता है। देखिए, साथ साथ इन नियमों में, इन विनियमों का अनेक विधि उल्लेख है। बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि बहुत सारे उल्लेख किए गए हैं। इसे हम संगठित क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं और वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियम और विनियम का पालन करते हैं। तो ये रहा है आपको संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलता है। एक निश्चित समय तक काम करने की आशा की जाती है। अधिक काम करते हैं तो जो नियुक्ति किया हुआ है उसके द्वारा अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता के कई लाभ, कई प्रकार के फायदे प्रदान करते हैं। देखिए, दूसरे लाभ भी उसको मिलता है। ये लाभ क्या हो सकता है? पहला लाभ है कि वेतन सहित छुट्टी मिलती है। अवकाश के समय का भी भुगतान होता है उसका। भविष्य निधि, जिसको ईपीएफ कहते हैं, वो भी उसको मिलता है। सेवा करने का अनुदान उसको प्राप्त होता है। उसको चिकित्सा लाभ मिलता है। नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पीने के जल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधा देना होता है। जब वे रिटायर करता है, सेवानिवृत्त होता है, तो पेंशन भी उसको मिलता है। ये सारी सुविधाएं उसको मिलती है। ये जितनी सुविधा है, ये सारी सुविधा उसको मिलती है। लेकिन एक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति, जो एक असंगठित क्षेत्र में काम करता है, उसको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती। इसके ठीक उल्टा कहिए, जो हम कमल की बात बताए हैं, कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र छोटे छोटे और इधर उधर बिखरा हुआ इकाई होता है। सरकारी नियंत्रण से यह बाहर होता है। इस क्षेत्र में नियम और नियमावली तो होते हैं, किंतु उसका अनुपालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार होता है और यह नियमित नहीं होता है। यहाँ इसके अलावा समय में काम करने, वेतन सहित छुट्टी, अवकाश, ये सब उसको नहीं मिलता है। बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का भी प्रावधान नहीं है। अगर मान लीजिए काम करने वाला बीमार पड़ गया, तब भी उसको छुट्टी मिलेगी, लेकिन उसका वेतन नहीं मिलेगा। असंगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित नहीं है। उसको जब भी चाहेगा नियुक्ता, यानी जिन्होंने नियुक्त किया है काम करने के लिए, वो कभी भी हटा सकता है। उसमें कोई रोजगार नहीं है। उसमें काम करने का कोई सीमा नहीं है कि वह कब तक काम करेगा, कितने दिन तक वह काम करेगा, इसमें कोई निश्चित नहीं है। श्रमिक को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसम में जब काम कम होता है, तो मान लीजिए ये बहुत सारे मौसम आते हैं, जैसे दुकानों में काम करने वाले लोगों की बिक्री कम हो जाती है, तो लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर करते हैं। नियोक्ता अगर चाहेगा तो रखेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं रखेगा। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे छोटे कार्य, जैसे सड़क पर विक्रय करना, मरम्मत के कार्य करना, ये में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से किसान अपने खेत में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिक को लगाते हैं, काम करते हैं। ये रहा संगठित और असंगठित क्षेत्र। देखिए, संगठित और असंगठित क्षेत्र में आपको हमने बताने का प्रयास किया है। अब आपको एक विचार करना है। हम कुछ विषय वस्तु दे रहे हैं और उसको बताएंगे आपको। एक उदाहरण देखिए। इस उदाहरण में संगठित और असंगठित
दोनों गतिविधि है। कौन गतिविधि हम संगठित में रखेंगे, कौन असंगठित में, इसको पढ़ना है। विद्यालय में पढ़ाता एक शिक्षक, यह विद्यालय में पढ़ाता एक शिक्षक जो है यह संगठित क्षेत्रक है। बाजार में अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरी ढोता हुआ एक श्रमिक, ये असंगठित हो गया। अपने खेत की सिंचाई करता एक किसान, यह भी असंगठित हो गया। अस्पताल में मरीज का इलाज करता एक डॉक्टर, यह संगठित हो गया। एक ठेकेदार के अधीन काम करता एक दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक, यह असंगठित हो गया। एक बड़े कारखाने में काम करने वाला एक कारखाना श्रमिक, यह संगठित हो गया। अपने घर में काम करता एक करघा बुनकर, यह असंगठित हो गया। जो बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं, जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, ये सब संगठित कहलाते हैं। लेकिन जो दुकानों पर काम करते हैं, छोटे छोटे रोजी रोजगार का काम करते हैं, अपने घरों पर काम करते हैं, हम उनको असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक तालिका प्रस्तुत है। विभिन्न क्षेत्रक में श्रमिकों की संख्या है 10 लाख में। जैसे क्षेत्रक प्राथमिक में संगठित है 1, असंगठित नहीं है, कुल 232 है। द्वितीय क्षेत्रक संगठित 41 है, जैसे असंगठित 74 है, कुल 115 है। तृतीय क्षेत्रक में संगठित 40 है और असंगठित 88 है, कुल 172 है। अब देखिए कुल संगठित क्षेत्रक 82 है, जबकि असंगठित क्षेत्रकों का योग नहीं है। कुल प्रतिशत अगर हम देखें तो ये आपको दिया हुआ है 100%। तो अब हम आपको बताए कि संगठित और असंगठित। संगठित का मतलब हुआ जो एक नियम नियमावली से चलने वाला संगठन है, कारोबार है, उसको संगठित। जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल है जो एक नियमावली के आधार पर चलता है, हम मान लीजिए शिशु मंदिर में पढ़ाते हैं, ये एक संगठित क्षेत्रक है। यहाँ हमको सरकार के अनुरूप सारी सुविधाएं मिलती है। लेकिन वही एक दुकान पर काम करने वाला जो मजदूर है वह असंगठित क्षेत्रक है, क्योंकि वहाँ उसको वेतन तो मिलते हैं, लेकिन काम करता है तो वेतन मिलते हैं, बहुत कम वेतन मिलते हैं, उसको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, कोई त्यौहार का छुट्टी नहीं मिलता है। लेकिन हमको सभी प्रकार की छुट्टियां यहाँ उपलब्ध है, हमको मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। हम आपको संगठित और असंगठित क्षेत्र के विषय में समझाने का प्रयास किए और आप समझने का प्रयास किए। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई हो तो हमको कमेंट करके बताइएगा, हम फिर पुनः आपको बताने का प्रयास करेंगे।